हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल में। तो अभी तक हम माइनिंग मशीनरी की क्लास ले चुका हूँ 6, ये 7वीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रहा होगा, लेक्चर और सब कुछ एक एक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। डायग्राम फोटो दिखा ही रहा हूँ, जो चीज़ को डायग्राम फोटो ना हो तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ और आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं वाइंडिंग रस्सी को सस्पेंशन गियर से जोड़ने की विधि। हम लोग कैसे सस्पेंशन गियर से वाइंडिंग रस्सी को जोड़ते हैं। तो पहला आपका हो गया टॉपिक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वाइट मेटल सॉकेट और फ्रिक्शन वेज रोप केबल का उपयोग। हम वाइट मेटल सॉकेट और फ्रिक्शन वेज रोप केबल का उपयोग करके कर सकते हैं। हमने इसमें फ़ोटो डायग्राम को नहीं दिखाया है। आपको अगर जानना हो तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि समय की कमी रहती है। सब कुछ मटेरियल इकट्ठा करना तो समय की पाबंदी रहने के कारण मैं जितना हो सके उतना आप लोग को देता हूँ। तो वाइट मेटल सॉकेट को हम लोग समझ लेते हैं। यह ठोस मशीन वाला सॉकेट होता है। यह ठोस मशीन वाला सॉकेट होता है जो वाइंडिंग रस्सी को सस्पेंशन से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ठोस मशीन वाला सॉकेट होता है और वाइंडिंग रोप से सस्पेंशन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुंह को गोलाकार बनाया जाता है ताकि रस्सी को क्षति ना पहुँचे। इसके मुंह को गोलाकार बनाया जाता है ताकि रस्सी को क्षति न पहुँचे। ओके, आगे इसकी तैयारी या प्रक्रिया क्या है, हम लोग क्या वाइट मेटल के बारे में देखेंगे। तो इसकी तैयारी और प्रक्रिया क्या है। तो इसकी तैयारी और प्रक्रिया हम देखेंगे कि इसकी रस्सी को सॉफ्ट आयरन वायर से बांधा जाता है। इसकी जो रस्सी होती है सॉफ्ट आयरन वायर से बांधा जाता है। और दूसरा, सॉकेट में एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग मिश्र धातु डाली जाती है। सॉकेट में एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग मिश्र धातु डाली जाती है। और अगला, सही से किया गया केपिंग रस्सी को ब्रेकिंग क्षमता को सहन कर सकता है। अगर हमने सही प्रकार से उसे रस्सी को केपिंग किया हुआ है तो उसकी ब्रेकिंग क्षमता जो है अधिक मतलब क्षमता से कर सकती है। आगे दिया आपका टेपर्ड सॉकेट की लंबाई। हम टेपर्ड सॉकेट की बात करते हैं तो टेपर्ड सॉकेट जिसकी रस्सी के व्यास के 6 से 8 गुना तक होती है क्या लंबाई। टेपर्ड सॉकेट की लंबाई रस्सी के व्यास से रोप की डाया से 6 से 8 गुना तक होती है। इसका कोण एंगल की बात करें तो 30 से 60 डिग्री के बीच में होता है। 30 से 60 डिग्री के बीच आपका टेपर्ड सॉकेट होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है फ्रिक्शन वेज रोप केबल। फ्रिक्शन वेज रोप केबल के बारे में पढ़ेंगे। तो यह 1904 में मिस्टर बेकर द्वारा विकसित किया था। अगर आपसे यह क्वेश्चन करता है किसके द्वारा फ्रिक्शन वेज रोप केबल विकसित किया गया था, तो 1904 में मिस्टर बेकर द्वारा फ्रिक्शन वेज रोप केबल विकसित किया गया। इसमें कैपल की पकड़ रस्सी की ताकत से अधिक होती है। इसमें जो कैपल होती है रोप की ताकत से अधिक होती है, रोप की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। और किसी भी हलचल का पता सुरक्षा ब्लॉक और वेजेस के बीच की दूरी मापकर लगाया जा सकता है। किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से हम सुरक्षा ब्लॉक और वेजेस के बीच की दूरी को मापकर इसको फ्रिक्शन वेज रोप केबल को लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है सुरक्षा उपकरण का समावेश। क्या है सुरक्षा उपकरण का समावेश, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो सुरक्षा उपकरण का समावेश यानी सेफ्टी हुक को जानेंगे। तो सेफ्टी हुक क्या है, तो यह कानूनन आवश्यक है। इसका उपयोग ओवर वाइंडिंग स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। जब ओवर वाइंडिंग की स्थिति में हमारा होता है सस्पेंशन गियर, तो उस समय हमारा सेफ्टी हुक कार्यरत होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, तो रस्सी को पिंजरे से अलग करना। अगर सेफ्टी हुक का कार्य है कि रोप को पिंजरे से अलग कर देगा और पिंजरे को गिरने से बचा लेगा, ये है आपका सेफ्टी हुक। इसको किस प्रकार डिजाइन किया जाता है तो हम आगे देखेंगे। इसका डिजाइनिंग इस प्रकार है कि इसमें आपका चार प्लेट्स होती हैं, 4 प्लेट्स, और इसकी आंतरिक प्लेट में हुक के रूप में कार्य करती है इंटरनली, और तांबे की पिन हुक को बंद रखती है। इसमें एक कॉपर की पिन रहती है जो हुक द्वारा बंद रखती है। ये था आपका डिजाइन सेफ्टी हुक का।
तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आपका क्या दिया है, तो आगे पिंजरे का 4 बिंदु सस्पेंशन। आगे क्या दिया है, तो आगे आपका दिया है पिंजरे का 4 बिंदु सस्पेंशन। ये क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे कि समान वितरण के लिए वितरण प्लेट का उपयोग किया जाता है। समान वितरण के लिए वितरण प्लेट का उपयोग किया जाता है पिंजरे, इसी को हम लोग 4 बिंदु सस्पेंशन कहते हैं। इसके चारों कोनों की चेन और 2 सुरक्षा चेन जुड़ी होती है। चारों कोनों की चेन और 2 सेफ्टी चेन जुड़ी हुई होती है। ये हो गया आपका पिंजरे का 4 बिंदु सस्पेंशन। आगे नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है आपका चौथा, गियर का 2 विमानों में स्वतंत्र रूप से हिलना। ये क्या है, तो ये है आपका यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाता है, गियर का 2 विमान में स्वतंत्र रूप से हिलना होगा। अगला क्या है, अगला आपका दिया है, अगला व्हाइट मेटल रोप केबल के चरण मतलब स्टेप क्या है व्हाइट मेटल रोप केबल के, व्हाइट मेटल के चरण। तो हम देखेंगे एक एक पॉइंट करके। तो आपका हो जाएगा पहला, रस्सी पर अस्थायी क्लैंप लगाना। अस्थायी मतलब समझ ही सकते हैं, रस्सी पर अस्थायी मतलब परमानेंटली हम उसे नहीं लगाते हैं। रस्सी पर अस्थायी क्लैंप लगाएं। दूसरा, सॉकेट को रस्सी पर डालें, जो सॉकेट है आपका उसको रस्सी के ऊपर डालें। और तीसरा आपका, रस्सी के सिरों को नरम तार से पकड़ें। जो रस्सी के सिरों हैं, जो रस्सी के सिरे किनारा है उसको नरम तार से पकड़ें। चौथा बात कर रहे हैं, तो चौथा बोल रहा है कि सिरे को खोलकर साफ करें। जो भी आपका सिरा है, किनारा है, उसको खोलकर साफ करें। व्हाइट मेटल रोप केबल के ये चरण है। आगे आगे उसी में है कि सॉकेट को गर्म करें और सफ़ेद धातु डालें। सॉकेट को गर्म करें और सफ़ेद धातु डालें। छठवां नंबर है कि ठंडा होने दें और फिर सॉकेट का उपयोग करें। फिर उसे ठंडा होने दें और सॉकेट का उपयोग करें। अगला है आपका सेफ्टी हुक की जांच और रख रखाव। तो अगला हम लोग देखेंगे सेफ्टी हुक का जांच और रख रखाव। तो सेफ्टी हुक का जांच और रख रखाव क्या है, तो सेफ्टी हुक का जांच और रख रखाव यह है कि इसे प्रत्येक 6 महीने में मतलब प्रत्येक हिस्सों का निरीक्षण किया जाता है। 6 महीने में प्रत्येक सभी हिस्सों का निरीक्षण किया जाता है सेफ्टी हुक का। आगे दूसरा कह रहा है कि नट और पिन की जांच करें। उसमें जितने प्रकार के सेफ्टी हुक में नट और पिन लगे हुए हैं उनकी भी जांच किया जाता है। तीसरा कि उसमें ग्रीस और कोयले की धूल साफ करें। अगर उसमें जो भी ग्रीस लगा या कोयले की धूल डस्ट जमा हो गए हैं उसे साफ किया जाए। और चौथा, लॉकिंग बोल्ट की स्थिति ठीक करें। जो लॉकिंग बोल्ट लगा हुआ है उसकी स्थिति जैसी भी हो उसे ठीक करें, रखें। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या दिया है। आगे दिया है ध्यान देने योग्य बिंदु, मतलब आपके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं। तो जो हम लोग उसका इंस्टॉलेशन स्थापना करते हैं, साइकिल और हैंगर के बीच उचित फिटमेंट सुनिश्चित किया जाए। साइकिल और हैंगर के बीच उचित फिटमेंट सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण किस प्रकार किया जाए, तो कोल माइंस रेगुलेशन के अनुसार नियमित जांच सुनिश्चित किया जाए। हम उसका निरीक्षण कोल माइन रेगुलेशन के अनुसार नियमित जांच सुनिश्चित करके उसका देखभाल करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। शेष जानकारी आपकी क्या है, तो सेफ्टी हुक का उपयोग संचालन स्थापना से पहले साइकिल के जबड़े को सुनिश्चित करें कि वे समांतर में हैं। यदि वह 6 लेग्ड सस्पेंशन गियर का उपयोग हो रहा है तो यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा चेन में ढीला हो और डी साइकिल पिन और केज हैंगर के बीच अत्यधिक ढील न हो। स्थापना प्रक्रिया सेफ्टी हुक का देखेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा तो उसको ब्रीफ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थापना प्रक्रिया यह है कि जो कैच प्लेट की स्थिति सही होनी चाहिए, जो कैच प्लेट की स्थिति सही होनी चाहिए ताकि हुक का अलगाव डिटैचमेंट बिना बांध के हो, समझ रहे हैं। फिर साइकिल पिन और हैंगर होल के बीच की फिटिंग सही होनी चाहिए, अन्यथा उपकरण तेजी से खराब हो सकता है। मतलब मजबूती पकड़ फिटिंग सही होनी चाहिए साइकिल पिन और हैंगर होल के बीच, साइकिल पिन और हैंगर होल के बीच। आगे आगे क्या दिया है, तो आगे हम लोग देखेंगे हम्बल सेफ्टी हुक के विशेष निर्देश। हम्बल सेफ्टी हुक के विशेष निर्देश क्या हैं, तो यहाँ पर दिया है सभी नट और स्प्लिट पिन की नियमित जांच करें और आवश्यकता होने पर उन्हें बदलें। दूसरा, बाहरी प्लेटों पर तो हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था, तो बाहरी प्लेटों पर दरारों और फुट की जांच करें। इन्हें कभी वेल्डिंग से ठीक ना करें। हम लोग वेल्डिंग से कभी उसे ठीक नहीं करेंगे, याद रखिएगा।
और तीसरा, तांबे की पिन में टूट फूट या आंशिक कटाव मतलब पार्शियल शियर की जांच किया जाए। ओके। चौथा है आपका, हुक के लॉकिंग बोल्ट को ग्रीस या अन्य सामग्री से मुक्त रखें, मतलब ग्रीस से उसे मुक्त रखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे उसी में दिया है कि लिफ्टिंग साइकिल को साफ और जंग मुक्त रखें, यह सुनिश्चित करें कि यह सभी प्रकार का हो और उचित स्थिति में रखा जाए। अगला हम यह देखेंगे डीजीएमएस द्वारा दिए गए निर्देश, दिशा निर्देश। क्या डीजीएमएस निर्देश देता है हम सभी को? तो समान निरीक्षण, निलंबर गियर के सभी हिस्सों का हर 6 महीने में निरीक्षण करें, जैसा हमने ऊपर बताया था अभी। साइकिल पिन और केज हैंगर होल की फिटिंग की जांच करें, ये भी बताया था ऊपर अभी। और अनुशंसित लंबाई अगर बात करें तो जो आपका 4 लेग सस्पेंशन दिया हुआ है उसके लिए हम लोग 22-30 mm हम लोग लंबाई रखते हैं, और 6 लेग सस्पेंशन गियर के लिए सुरक्षा चेन की लंबाई 22-75 mm रखते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और आगे नीचे दिया है सुरक्षा उपाय। सुरक्षा उपाय क्या हो सकता है, तो हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि साइकिल बैंड और कैपल के हिस्सों की फिटिंग सुनिश्चित किया जाए, उपकरणों को सही तापमान पर काम में लिया जाए, निरीक्षण और रख रखाव नियमित अंतराल पर किया जाए। नियमित देखभाल और निरीक्षण के बिना उपकरण की कार्यक्षमता और सुरक्षा में गिरावट आ सकती है, इसलिए कोयला खान नियम 83 को पढ़ें और जानें और समझें, उसको अपनाएं। अब दैनिक निरीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिया है, तो हर दिन केस के सस्पेंशन गियर के प्रत्येक भाग की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही और सुरक्षित रूप से कार्य कर रहा है। ओके। मासिक निरीक्षण, दैनिक निरीक्षण, मासिक निरीक्षण। सुरक्षा हुक के डिटैचिंग प्लेट की जांच की जानी चाहिए और उसके खुलने के आयाम को मापा या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, कम से कम हर 30 दिन में एक बार। अब अर्धवार्षिक निरीक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है कि सभी पिंजरा चेन और सस्पेंशन गियर के अन्य भागों को हर 6 महीने में या आवश्यकता अनुसार छोटे अंतराल पर अलग करके साफ किया जाना चाहिए और उनके पहनने, फटने और जंग दरारों के लिए सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। ये है अर्धवार्षिक निरीक्षण। अब हम लोग चौथा देखेंगे, सख्त परिस्थितियों में निरीक्षण क्या होनी चाहिए। यदि कठिन परिस्थितियां हो दृश्य में, उस समय वृद्धि मतलब यदि कठिन परिस्थितियों में दृश्य विधि से दरारों और दोषों का पता लगाना संभव नहीं है तो चुंबकीय और अल्ट्रासोनिक परीक्षण या अन्य एनडीटी यानी गैन विनाशकारी परीक्षण किया जाना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? जब हम लोग कोई कठिन परिस्थिति में निरीक्षण करना हो तो हमें उसके लिए चुंबकीय और अल्ट्रासोनिक परीक्षण करनी चाहिए या एनडीटी परीक्षण करना चाहिए। आगे देखेंगे, आगे आपका दिया हुआ है पिंजरा, सस्पेंशन गियर और उसके उचित भाग भंडार। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब इसमें इसका यह है कि सस्पेंशन गियर को फर्श से ऊंचे शेल्फ पर रखना चाहिए। जो आपका सस्पेंशन गियर है उसको फर्श से ऊंचे शेल्फ पर रखना चाहिए। दूसरा, उन्हें सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए, पिंजरा सस्पेंशन गियर और उसके उचित भंडारण को। तो तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि निर्माता की पहचान के साथ सही लेबलिंग होनी चाहिए। जो भी हम उसको देखेंगे तो उसकी लेबलिंग निर्माता जो निर्माण उसको बनाया है उसकी पहचान सही तरीके से करेंगे। चौथा नंबर, यदि भंडारण 1 वर्ष से अधिक हो तो एंटी रस्ट लुब्रिकेंट का उपयोग करें। यदि भंडारण 1 वर्ष से अधिक हो तो एंटी रस्ट लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाए। पांचवा कह रहा है उसमें पॉइंट कि पहले उपयोग का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। जो पहले आया है उसका पहले उपयोग किया जाए, इस सिद्धांत पर लागू होगा। अगला देखेंगे हम लोग आगे क्या दिया है। आगे दिया है सस्पेंशन गियर के भागों को खारिज करने के मानदंड। तो क्या दिया है इसमें, मतलब रस्सी कैपल्स यानी वेज कैपल दिया है। तो वेज कैपल्स यानी हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि पहला पॉइंट, कसने वाले बैंड्स का खराब होना या आकार बिगड़ जाना, ये मानदंड है। दूसरा, बैंड्स और शरीर पर जंग या गड्ढों का दिखाई देना, ये भी मानदंड है। बाहरी बाहरी या आंतरिकी सतह पर अत्यधिक घिसाव होना। ओके, आगे देखेंगे।
आगे चौथा पॉइंट कह रहा है कि अंतिम कसने वाला बैंड 6 mm से कम पर कसने में सक्षम हो। पाँचवा, कैपल की आँख के हिस्से में 5 से 6% या अधिक घिसाव। ओके, इसका सुरक्षा हुक देखेंगे तो सुरक्षा हुक में क्या दिया है, तो सेंटर पिन पर 10% अधिक घिसाव नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा, सर्कल्स और पिन्स में 1% से अधिक घिसाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, पिन में 1.6 mm से अधिक ढीलापन नहीं होना चाहिए। चौथा, बाहरी प्लेट पर 0.3 mm से अधिक घिसाव नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, चौथा उसी में पॉइंट है आपका पांचवा, साइकिल्स के छेदों में 10% से अधिक झुकाव नहीं होना चाहिए। छठवा, किसी भी हिस्से में जंग, गड्ढे या विकृति नहीं होनी चाहिए। आगे पॉइंट इसमें यह कहा है कि साइकिल्स और पिंस, तो साइकिल्स और पिंस के बारे में दिया है तो हमने बताया 1.6 mm से अधिक घिसाव नहीं होना चाहिए। छेद का जो होल है उसका 10% से अधिक व्यास बदलाव नहीं होना चाहिए। अब आपके लिए मेन सुझाव क्या है, तो वो हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो इसमें दिया है कि आयतित सस्पेंशन गियर में जंग देर से लगती है जबकि घरेलू गियर जल्दी खराब हो जाता है। तो सुझाव यह है कि ग्रिट ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाए। दूसरा, फ्रिक्शन वेज रस्सी कैपल की वेल्डिंग के दौरान विशेषज्ञों की कमी हो रही है तो सुझाव हाइड्रोलिक बेडिंग को अपनाया जाए। तीसरा, पुनः प्रशिक्षण को टालें, यानी प्रशिक्षण केवल एक बार किसी राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पर किया जाना चाहिए। आगे दिया है DGMS के अनुसार सस्पेंशन गियर का हर 6 महीने में एक बार निरीक्षण होना चाहिए। बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव MCQ किसी भी एग्जाम में आपके पर्सपेक्टिव से, सस्पेंशन गियर प्रत्येक 6 महीने में एक बार निरीक्षण करना चाहिए। आगे दिया है क्या, तो आगे दिया है रोप केबल और अन्य भागों का विवरण और खारिज करने के मानदंड जारी। तो सुरक्षा हुक, सेफ्टी हुक, डिटैचिंग हुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है कि डिटैचिंग यह एक सुरक्षा उपकरण है जो ओवर वाइंडिंग होने पर काम करता है। ठीक, इसका उपयोग हेड गियर में केज या स्कीप को निलंबित करना है, मतलब छोड़ना है, अलग करना, और साथ ही यह रस्सी केबल को हेड गियर पुली से ऊपर जाने के लिए छोड़ देता है। यह हमेशा रस्सी केबल के ठीक नीचे रखा जाता है। इसमें 2 आंतरिक प्लेटें और 2 बाहरी प्लेटें होती हैं जो एक सामान्य बिंदु एच के चारों ओर घूम सकती हैं। बाहरी प्लेट स्थिर होती है जबकि आंतरिक प्लेट घूम सकती है। इन प्लेटों के बीच एक तांबे की पिन डाली जाती है। ओवर वाइंडिंग मामले में हुक डिटैचिंग प्लेट से गुजरता है और तांबे की पिन टूट जाती है जिससे आंतरिक प्लेट घूम जाती है और रस्सी केबल ऊपर से निकल जाती है। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखेंगे, आगे दिया है कि ओवर वाइंडिंग के बाद सुरक्षा हुक को निरीक्षण करना चाहिए, नए तांबे के पिन फिर से फिट करना चाहिए और यह ओवर वाइंडिंग के बाद रस्सी को बदलना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंगुलर प्लेट, यानी लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट की बात कर रहे हैं। तो इसका कार्य गैस का लोड वितरित करना है। इसके लिए मतलब इसलिए इसे लोड वितरण प्लेट कहा जाता है जो लोड को बांट देता है। इसमें ऊपर एक छेद होता है जो सुरक्षा हुक से जुड़ा होता है और निचले हिस्से में 2 या 3 छेद होते हैं जो ब्रिडल चेन के माध्यम से केज से जुड़े होते हैं। अब ब्रिडल चेन क्या होता है, तो ब्रिडल चेन हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ट्रेंगुलर प्लेट और डिटैचिंग हुक। तो हम लोग ब्रिडल चेन पढ़ेंगे। ब्रिडल चेन, तो इसकी बात करें तो इनका उपयोग केज को त्रिकोणीय प्लेट ट्रेंगुलर प्लेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। छोटे केज के लिए केवल 4 चेन का उपयोग किया जाता है जबकि बड़े केज के लिए 6 चेन का उपयोग किया जाता है। इनमें से 2 केंद्रीय चेन किसी भी लोड को नहीं वहन करती हैं और केवल कोने की चेन के विफल होने पर इस्तेमाल होती हैं। ये था ब्रिडल चेन। इसका उपयोग हम लोग ट्रेंगुलर प्लेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 4 चेन का उपयोग करते हैं जबकि केज के लिए 6 चेन का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 चेन किसी भी लोड को नहीं वहन करते। ओके, ये याद रखिएगा।
आगे देखेंगे केप्स और गियर। केप्स और गियर क्या है? केप्स और गियर यानी केप्स का उपयोग केज को पिट टॉप पर उचित स्थिति में रखने के लिए किया जाता है ताकि केज का फ्लोर और डक्टिंग स्तर सही स्थिति में हो। केज यानी केप्स गियर, तो केप्स गियर यानी केप्स का केज को पिट टॉप पर उचित स्थिति में रखने के लिए किया जाता है ताकि केज का फ्लोर और डक्टिंग स्तर सही स्थिति में हो। अब केप्स के प्रकार देखेंगे तो पहला आपका हो जाता है कठोर केप्स। कठोर केप्स यानी ये केज को पिट टॉप पर समर्थन देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन पिट नीचे में इनका उपयोग जरूरी नहीं है। जब केज ऊपर उठता है तो केप्स अपने आप वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। ये है आपका रिजिड केप्स यानी कठोर केप्स। कठोर केप्स के कुछ दोष हैं, हानियां हैं, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो कठोर केप्स के दोष आपके यह हैं कि पिट नीचे से रस्सी की ढीलापन के कारण शॉक लोड्स का संचार होना, कैप केज को उठाने में समय और शक्ति की बर्बादी होती है। दूसरा डेविस, हम लोग ने पहला देखा रिजिड केप्स, तो दूसरा है डेविस इम्प्रूव्ड केप्स गियर। यह गियर केज को बिना उठाए हुए केप्स को नीचे से हटा सकता है ताकि समय और शक्ति की बचत हो सके। इसमें एक हाथ से संचालित लीवर और रोलर होते हैं जो केप्स को केज से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह था आपका डेविस इम्प्रूव्ड केप्स गियर। यह गियर केज को बिना उठाए हुए केप्स को नीचे से हटा सकता है ताकि समय और शक्ति की बचत हो सके। इसमें एक हाथ से संचालित लीवर और रोलर होते हैं जो केप्स को केज से अलग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सुरक्षा उपकरण, इसके सेफ्टी उपकरण हो सकते हैं क्या? तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स का उपयोग केज की गति को कम करने के लिए किया जाता है और जैसे ही केज की गति शून्य के पास आ जाती है फिर से यांत्रिकी ब्रेक्स को लागू किया जाता है। मैकेनिकल ब्रेक को लागू किया जाता है। इन्हें सर्विस ब्रेक भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेक समझ में आया? इसका डायग्राम आप लोग को दे दूंगा। इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स का उपयोग केज की गति को कम करने के लिए किया जाता है और जैसे ही केज की गति शून्य के पास आती है फिर से यांत्रिकी ब्रेक्स का लागू किया जाता है। इन्हें सर्विस ब्रेक भी कहा जाता है। ये मटेरियल का अगर रेफरेंस मैं दूँ तो ये आपको एलिमेंट ऑफ माइनर टेक्नोलॉजी में मिलेगा। मैकेनिकल ब्रेक बात करें तो यांत्रिकी ब्रेक का उपयोग केज की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और सुरक्षित रूप से उसे रोकने के लिए आवश्यक है। ये है मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक का उपयोग केज की गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और सुरक्षित रूप से उसे रोकने में आवश्यक होता है। अगर मैकेनिकल ब्रेक की आवश्यकताएं के बारे में बात करें हम लोग, तो मैकेनिकल ब्रेक की आवश्यकताएं के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो पहला आपका बिंदु कहता है कि जब केज आराम से हो, जब आराम स्थिति में हो तो ब्रेक चालू होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब केज गतिमान हो तो ब्रेक्स बंद होने चाहिए। जब केज गतिमान हो तो ब्रेक आपके बंद होने चाहिए। तीसरा, पावर अगर फेल हो जाए तो ब्रेक स्वतः चालू हो जाए। ऐसी आवश्यकताएं मैकेनिकल ब्रेक्स की आपकी होनी चाहिए। चौथा, ब्रेक्स का उपयोग गति नियंत्रण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो ब्रेक्स है उसका उपयोग गति कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल करने के लिए उपयोग में नहीं करना चाहिए। ये आपको मैकेनिकल ब्रेक्स की आवश्यकताएं समझ में आ गई। तो मैकेनिकल ब्रेक्स के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो मैकेनिकल ब्रेक्स के प्रकार आपका यह है कि इसमें एंकर पोस्ट ब्रेक होता है। हमने लगता है पहले आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया हुआ तो अभी जान लीजिए। और सेंट्रल सस्पेंडेड कैलिपर पोस्ट ब्रेक। अगर हम एंकर पोस्ट ब्रेक की बात करें तो इसमें एच आकार के 2 गर्डर होते हैं जो पिवट पॉइंट पर जुड़े होते हैं। इसका काम केज को रोकने के लिए है। एंकर पोस्ट ब्रेक, इसमें 2 गर्डर होते हैं जो पिवट पॉइंट पर जुड़े होते हैं। इसका काम केज को रोकने के लिए। सेंट्रल सस्पेंडेड कैलिपर पोस्ट ब्रेक, इसमें 2 कर्व्ड आर्म्स होते हैं और यह एक समान ब्रेकिंग प्रदान करता है। यह एक समान ब्रेकिंग प्रभाव प्रदान करता है
आपके यांत्रिकी मैकेनिकली ब्रेक के यह 2 प्रकार के ब्रेक्स हैं। और तीसरा ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह ओवर वाइंडिंग, ओवर स्पीडिंग और धीमी गति से सुनिश्चित करने के लिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और कम ब्रेक डिवाइस होते हैं जो गति बढ़ने पर ब्रेक लगाते हैं। अब सेफ्टी हुक की हम लोग बात करते हैं। तो सेफ्टी हुक यह ओवर वाइंडिंग के मामले में उपयोग होता है और केज को सुरक्षित रखने के लिए काम में किया जाता है। ये है आपका सेफ्टी हुक। अब इसके कुछ अतिरिक्त उपकरण हो जाते हैं सेफ्टी हुक के, तो हम लोग नीचे पढ़ के समझ लेते हैं कि अतिरिक्त उपकरण क्या क्या हैं। तो समय सीमा स्विच, यह तब पावर काटता है जब केज डेकिंग स्तर को पार कर जाता है। यह तब पावर काटता है जब केज डेकिंग स्तर को पार कर जाता है। दूसरा टीचोमीटर जनरेटर, यानी यदि यह गियर बॉक्स खराब हो तो पावर को ट्रिप कराता है, टीचोमीटर जनरेटर। तीसरा सुरक्षा कैचेस, ये ओवर वाइंडिंग के दौरान केज को सुरक्षित रखने में मदद करता है। आगे देखेंगे डेप्थ इंडिकेटर। डेप्थ इंडिकेटर क्या है? तो यह केज की स्थिति को मापता है और ओवर वाइंडिंग या गलत दिशा में ऑपरेशन से बचाता है। डेप्थ इंडिकेटर कभी आपसे सवाल कोई करे तो ये जरूर बताइएगा कि केज की स्थिति को मापता है और ओवर वाइंडिंग कोई गलत दिशा में जाने से ऑपरेशन को बचाता है। अगला है वापसी की दिशा के रोकथाम स्विच, यानी रिवर्स डायरेक्शन प्रिवेंशन स्विच। यह स्विच पावर को काटता है। यह स्विच पावर को काटता है यदि वाइंडिंग ऑपरेटर मोटर को गलत दिशा में चालू करता है। यदि वाइंडिंग ऑपरेटर मोटर को गलत दिशा में चालू करता है तो यह पावर को ऑफ कर देता है। टाइम लिमिट स्विच की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यह स्विच हेड गियर पर माउंट किया जाता है और यदि चढ़ते हुए केज ने डेकिंग स्तर को पार कर लिया तो पावर काट देता है। यह आपका टाइम लिमिट स्विच का फंक्शन है। यह स्विच हेड गियर पर माउंट किया जाता है और यदि चढ़ते हुए केज ने डेकिंग स्तर को पार कर लिया तो पावर काट देता है। आगे देखेंगे आगे टीचोमीटर नहीं है तो हिंदी में गलत लिख दिया है, टेकोमीटर जनरेटर। इसका कार्य क्या है? तो यह वाइंडिंग ड्रम से जुड़ा होता है और सामान्य आरपीएम रेगुलेशन पर मिनट पर यह सामान्य मात्रा में करंट उत्पन्न करता है। लेकिन अगर गियर बॉक्स दोषपूर्ण है तो यह सामान्य करंट उत्पन्न नहीं करता और मोटर को पावर ट्रिप कर देता है। टेकोमीटर समझाया, यह वाइंडिंग ड्रम से जुड़ा होता है। सामान्य आरपीएम पर यह सामान्य मात्रा में करंट उत्पन्न करता है, लेकिन अगर गियर बॉक्स दोषपूर्ण है तो यह सामान्य करंट उत्पन्न नहीं करता और मोटर को पावर ट्रिप करा देता है। सेफ्टी कैचेस, व्हाट इज सेफ्टी कैचेस? तो सेफ्टी कैचेस यह हेड गियर पर निर्धारित अंतराल पर माउंट किया जाता है। ओवर वाइंडिंग के मामले में ये कैचेस केज को सुरक्षित रखने के लिए पिवोटेड लीवर के रूप में कार्य करते हैं। यदि सुरक्षा हुक विफल हो जाए, सेफ्टी हुक फेल हो जाए तो ये कैचेस केज को गिरने से रोकते हैं। ये है आपके सेफ्टी कैचेस। अगला क्या है? डेप्थ इंडिकेटर। हमने डेप्थ इंडिकेटर ऊपर भी पढ़ा, फिर पढ़ रहे हैं और समझेंगे कि डेप्थ इंडिकेटर क्या है। तो यह उपकरण केज की स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उपकरण केज की स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह ड्रम वाइंडर से जुड़ा होता है और यह केज के ऊपर नीचे की होने की स्थिति को सूचित करता है। जब केज एक निश्चित स्थिति में तक पहुंचता है तो पावर सप्लाई को काट दिया जाता है और ब्रेक लागू किए जाते हैं। ये डेप्थ इंडिकेटर का आपका फंक्शन है। आगे आपका दिया है वार्निंग बेल। वार्निंग बेल क्या है? तो जब केज डेकिंग स्तर से 2 घूर्णन पहले पहुंचता है तो चेतावनी घंटी बजती है जो ऑपरेटर को सतर्क करती है। वार्निंग बेल जब केज डेकिंग स्तर से 2 घूर्णन पहले पहुंचता है तो चेतावनी घंटी बजती है जो ऑपरेटर को सतर्क करती है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यह वह कर्व है जो टार्क और समय के बीच होती है। यह वक्र है जो टार्क और समय के बीच होती है, जो पूरे वाइंडिंग चक्र के दौरान बदलती रहती है। टॉर्क 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग
टॉर्क देखते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो स्टैटिक टॉर्क, डायनेमिक टॉर्क। स्टैटिक टॉर्क क्या है? तो यह समय के साथ लगातार रहता है, समय के साथ लगातार रहता है और खनिज और केज के वजन के कारण होता है। स्टैटिक टॉर्क अगर पूछे तो केज के वजन के कारण होता है और यह लगातार स्टैटिक टॉर्क होता है। गतिक डायनेमिक टॉर्क यह केवल त्वरण और मंदी के कारण होता है, यह केवल एक्सेलरेशन के कारण डायनेमिक टॉर्क होता है। तीसरा आपका एक टॉर्क और है, टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क यानी यह स्थिर और गतिक टॉर्क का योग होता है, जो हमने अभी पढ़ा उसका योग टोटल टॉर्क होता है। स्टैटिक और डायनेमिक का योग टोटल टॉर्क कहलाता है। आपका यह लास्ट पॉइंट है, स्मूथ वाइंडिंग साइकिल और फ्रिक्शन वाइंडिंग। तो इसको लोग समझेंगे हम लोग। तो स्मूथ वाइंडिंग साइकिल क्या है? तो यह तब होता है जब वाइंडिंग चक्र के दौरान टॉर्क समान रहता है। इसे ब्लेजिंग सिस्टम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि पुश, रज्जू या बेलनाकार ड्रम का उपयोग। समझ में आया? स्मूथ वाइंडिंग साइकिल यह तब होता है जब वाइंडिंग चक्र के दौरान टॉर्क समान रहता है, इसे ब्लेसिंग सिस्टम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि पुश, रज्जू या बेलनाकार ड्रम का उपयोग। फ्रिक्शन वाइंडिंग अगला बात करेंगे, तो यह एकल रज्जू प्रणाली है। यह सिंगल रज्जू प्रणाली है जो एक फ्रिक्शन पुली के साथ जुड़ी हुई होती है। इस प्रणाली में रज्जू के दो छोर पुली पर होते हैं और केज को उठाने और नीचे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्रिक्शन वाइंडिंग स्मूथ वाइंडिंग साइकिल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपका रिवाइज करना ही आपके पढ़ाई को बेहतर कर सकता है और सबसे बेहतरीन कर सकता है और आपको एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन दिला सकता है। तो रिवीजन कंटिन्यू करते रहें, जो भी आगे पढ़ रहे हैं वो पढ़िए और जो पिछला है उसको रिवाइज करते रहिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।